गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सब कैसे हो। आज हम हमारे अतीत लेसन नंबर नगर 6 नगर व्यापारी और शिल्पीजन के बारे में पढ़ेंगे। बुक नंबर था सेकेंड हमारा अतीत, उसका लेसन नंबर 6 नगर व्यापारी और शिल्पीजन। हम मध्ययुगीन भारत के बारे में समझेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ के व्यापारी, वहाँ के शिल्पीजन कैसा नगर था। देखो, एक मध्ययुगीन नगर की यात्रा पर कोई यात्री आया, उस नगर के बारे में कैसी आकांक्षाएं रखता होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह नगर किस प्रकार का था। क्या वह एक मंदिर नगर था या एक प्रशासनिक केंद्र था, एक वाणिज्यिक शहर था या एक पतन नगर अथवा किसी अन्य प्रकार का शहर था। वस्तुतः कई नगर तो एक साथ अनेक प्रकार के थे। वे प्रशासनिक नगर तथा मंदिर नगर होने के साथ साथ वाणिज्यिक क्रियाकलापों और शिल्प उत्पादन में केंद्र था। अब देखो, प्रशासनिक केंद्र अध्याय 2 में आपने चोल वंश के बारे में पढ़ा था। आइए हम अपनी कल्पना के घोड़े ऊपर सवार होकर चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर, जैसा कि ये 1000 वर्ष पहले का था, की यात्रा पर चलते हैं। वर्ष में 12 महीनों बहने वाली कावेरी नदी इस सुंदर नगर के पास बहती थी। राजा राजराज चोल द्वारा निर्मित राजेश्वर मंदिर की घंटियां बजती हुई सुनाई देती हैं और लोग नगर के वास्तुकार कुजमल्लन राजराज पेरुथंचन की वास्तुकला की प्रशंसा करते भी नहीं थकते हैं। हमें वास्तुकार का नाम इसलिए पता है क्योंकि उसने गर्व से अपने नाम को मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण किया था। मंदिर के भीतर एक विशाल शिवलिंग स्थापित है। इस मंदिर के अलावा नगर में अनेक राजमहल हैं, जिनमें कई मंडप हुए हैं। राजा लोग इन मंडपों में अपना दरबार लगाते थे। यहीं से वे अपने अधीनस्थों के लिए आदेश जारी करते हैं। नगर में सैन्य शिविर भी बने हुए हैं। नगर उन बाजारों की हलचल से भरा हुआ है जहां अनाज, मसालों, कपड़ों, आभूषणों की बिक्री हो रही है। नगर के लिए जल की आपूर्ति कुओं और तालाबों में होती है, जिसमें तंजावुर अनाज, मसालों, आभूषण की तब बिक्री हो रही है। नगर के लिए जल की आपूर्ति कुआं और तालाबों में होती है। तंजावुर और उसके निकटवर्ती नगर उरेगो के सालिए बुनकर मंदिर के उत्सव के लिए झंडे और झंडियां बनाने का कपड़ा, राजा और अभिजात वर्ग के लिए बढ़िया सूती वस्त्र और जनसाधारण के लिए मोटा सूती वस्त्र तैयार कर रहे हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर स्वामी मलाई में स्थापित अथवा मूर्तिकार उत्तम काश्य मूर्तियां तथा लंबे सुंदर घंटा धातु के दीप बना रहे हैं। मंदिर, नगर और तीर्थ केंद्र। तंजावुर के एक मंदिर नगर का भी एक उदाहरण है। मंदिर नगर नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं। नगरीकरण कर नगरों के विकास की प्रक्रिया है। मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनाते थे। वे मंदिरों को भूमि एवं धन अनुदान में देते थे, जिनकी आय से धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान से संपन्न किए जाते थे। तीर्थ यात्रियों तथा पुरोहित पंडितों को भोजन कराया जाता था और पर्वोत्सव मनाए जाते थे। मंदिर के दर्शनार्थी भी दान दक्षिणा दिया करते थे। कांसा धातु, घंटा धातु और लुप्त नोक तकनीक। कांसा एक मिश्रित धातु होती है जो तांबे और रांगे टीन के मेल से बनती है। घंटा धातु में रांगे का अनुपात किसी भी अन्य किस्म के तरासे से अधिक होता है। ये घंटे जैसी ध्वनि उत्पन्न करते हैं। चोल कालीन कांस्य मूर्तियां लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी। इस प्रविधि के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती थी। इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लीप कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। जब वह पूरी तरह सूख जाती थी तो उसे गर्म किया जाता था और उसमें मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद बनाकर उस छेद के रास्ते सारा पिघला हुआ मोम बाहर निकाल दिया जाता था। फिर चिकनी मिट्टी के खाली सांचे में उसी छेद के साथ रास्ते पिघली हुई धातु भर दी जाती थी। जब वह धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती थी तो चिकनी मिट्टी के आवरण को सावधानी पूर्वक हटा दिया जाता था और उसमें निकली प्रतिमा को साफ करके चमका दिया जाता था। मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार एवं साहूकारी में मिला लगाते थे। स्नेह समय के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी आदि मंदिर तथा उसके दर्शनार्थी एवं तीर्थयात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसते चले गए। इस प्रकार मंदिर नगरों का विकास हुआ और इसी रीति में मंदिरों के चारों ओर अनेक नगरों का आविर्भाव हुआ। जैसे मध्य प्रदेश में बिल्व-स्वामिनी और गुजरात में सोमनाथ, कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंदिर नगर तमिलनाडु में कांचीपुरम तथा मदुरै तथा आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी। तीर्थ स्थल में भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए। वृंदावन उत्तर प्रदेश और तिरुवन्नमलाई तमिलनाडु जैसे नगरों के 2 उदाहरण हैं।
अजमेर राजस्थान 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी था और आगे चलकर मुगलों के शासन में सूबा मुखल्ले बन गया। यह नगर धार्मिक अस्तित्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अध्याय 8 भी देखें। यहाँ पर 12वीं शताब्दी में बस गए थे और उनके दर्शनार्थी और श्रद्धालु सभी पंथों मतों में हुआ करते थे। अजमेर के पास ही पुष्कर सरोवर है जहाँ प्राचीन काल से ही तीर्थयात्री आते रहते हैं। वहाँ एक ब्रह्मा जी का बहुत सुंदर मंदिर है, लोग वहाँ तीर्थ करने जाते हैं और ब्रह्मा जी के दर्शन भी करते हैं। छोटे नगरों का संजाल 8वीं शताब्दी से ही उपमहाद्वीप में अनेक छोटे छोटे नगरों का संजाल से सबिछा बना था। संभवतः उनका प्रादुर्भाव बड़े बड़े गाँव से हुआ था। उनमें आमतौर पर एक मंडपिका, बाद में जिसे मंडी कहा जाने लगा, होती थी जहाँ आसपास के गांव वाले अपनी उपज बेचने के लिए लाते थे। उनमें ऐसी गलियाँ थी जहाँ दुकानें एवं बाजार थे जिन्हें हट, बाद में उनको हाट बाजार कहा जाने लगा, कहा जाता है। इसके अलावा भिन्न भिन्न प्रकार के कारीगरों तथा शिल्पियों जैसे कुम्हारों, तेलियों, शक्कर बनाने वालों, ताड़ी बनाने वाला, सुनार, लोहार, पत्थर तोड़ने वालों को आदि के अलग अलग बाजार होते थे। कुछ व्यापारी तो नगर में स्थायी रूप से भी रूप से बसकर अपना कारोबार करते थे, जबकि कुछ अन्य व्यापारी नगर नगर घूमकर क्रय विक्रय करते थे। अपने एक नगर से दूसरे नगर पर वो अपनी चीजें बेचने जाया करते थे। आसपास और दूर दराज से व्यापारी नगरों में स्थानीय उपज दूरदर्शी स्थानों के उत्पाद जैसे घोड़े, नमक, कपूर, केसर, पान, सुपारी और काली मिर्ची जैसे मसाले बेचने के लिए आते थे। आमतौर पर कोई सामंत यानी परवर्ती काल का जमींदार इन नगरों में या इनके आसपास किलेबंदी कर महल बना लेता था। ऐसे सामंत व्यापारियों, शिल्पकारों तथा उनके व्यापार की वस्तुओं पर कर लगाते थे और कभी कभी इन करों के संग्रहण का अधिकार उन स्थानीय मंदिरों को प्रदान कर देते थे जिनका निर्माण स्वयं उनके द्वारा या धनाढ़ व्यापारियों द्वारा कराया गया होता था। ऐसे अधिकारों का उल्लेख अभिलेखों से किया जाता है जो आज भी माने जाते हैं। देखो बाजारों पे कर कैसे लगता था। ये राजस्थान से प्राप्त एक 10वीं शताब्दी के अभिलेख का सारांश है जिसमें वे शुल्क दिए गए हैं जो मंदिर पदाधिकारियों द्वारा वस्तुओं के रूप में वसूल किए जाते थे। शक्कर और गुड़, रंग, धागा, करुई, नमक, नारियल, सुपारी, मक्खन, तिल के तेल पर कपड़े पर कर लगाए जाते थे। इसके अलावा व्यापारियों पर धातु की चीजें बेचने वाले आश्वकों, तेल, पशु चारे और अनाज के बोरों पर भी कर लगाए जाते थे। इनमें से कुछ कर तो वस्तु रूप में और कुछ अन्य नगद रूप में वसूलने जाते थे। आज बाजार पर लगने वाले करों के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करें। इन्हें कौन कौन इकट्ठा करता है, वे किस प्रकार वसूल करते हैं और उनका प्रयोग किस काम के लिए होता है। अब हम पढ़ेंगे बड़े और छोटे व्यापारियों के बारे में, कैसे बड़े व्यापारी होते थे और फिर कैसे छोटे व्यापारी थे। व्यापारी कई प्रकार के हुआ करते थे, उनमें बंजारे लोग भी शामिल थे। कई व्यापारी, विशेष रूप से घोड़ों के व्यापारी, अपने संघ बनाते थे जिनका एक मुखिया होता था और वह मुखिया उनकी ओर से घोड़े खरीदने के इच्छुक योद्धाओं से बातचीत करता था। क्योंकि व्यापारियों को अनेक राज्यों तथा जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, इसलिए वे आमतौर पर काफिले बनाकर एक साथ यात्रा करते थे और अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापार संघ बनाते थे। दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी और परवर्ती काल में अनेक ऐसे संघ थे। उनमें सबसे प्रसिद्ध माणिग्रामम और नामदेशी थे। ये व्यापार संघ प्रायद्वीप के भीतर और दक्षिणी पूर्वी एशिया तथा चीन के साथ भी दूर दूर तक व्यापार करते थे। इनके अलावा चेट्टियार और मारवाड़ी ओसवाल जैसे समुदाय भी थे जो आगे चलकर देश के प्रधान व्यापारी समूह बन गए। गुजराती व्यापारियों ने हिंदू बनिया और मुस्लिम बोरा दोनों समुदाय शामिल थे। वे दूर दूर तक लाल सागर के बंदरगाहों व फारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिणी पूर्व एशिया तथा चीन से व्यापार करते थे। वे इन पत्तनों में कपड़े और मसाले बेचते थे और बदले में अफ्रीका से सोना और चांदी, हाथी दांत एवं दक्षिणी पूर्व एशिया और चीन से मसाले, टीन, मिट्टी के पतीले, बर्तन और चांदी लाते थे। पश्चिमी तट के नगरों में अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी और सीरियाई ईसाई बस गए थे। लाल सागर के बंदरगाहों में बेचे जाने वाले भारतीय मसाले और कपड़े इतालवी व्यापारियों द्वारा खरीदे जाते थे और वहां से वे उन्हें आगे यूरोपीय बाजारों में पहुंचाते थे। उनसे व्यापार में बहुत लाभ होता था। उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाए जाने वाले मसाले जैसे काली मिर्ची, दालचीनी, जायफल, सौंठ आदि यूरोपीय व्यंजनों के महत्वपूर्ण अंग बन गए थे और भारतीय सूती कपड़ा बहुत ही लुभावना होता था।
ये चीज़ें ही यूरोपीय व्यापारियों को भारत तक खींच के लाई। समय के साथ साथ व्यापार और नगरों का रूप किस प्रकार बदला, इसके बारे में भी हम आज जल्दी आपको बताएंगे। अब देखो, काबुल अपने पहाड़ी और विषम भूदृश्य के साथ 16वीं शताब्दी में राजनीतिक और व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया था। काबुल और कांधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। साथ ही घोड़ों का व्यापार भी मुख्य रूप से इसी मार्ग से होता था। 17वीं शताब्दी में हीरो के एक सौदागर जो बेप्टिस्टे टेरिनियर से अनुमान लगाया था कि काबुल में घोड़ों का व्यापार प्रति वर्ष 30,000 रुपयों का होता था, जो उन दिनों में एक भारी रकम समझी जाती थी। काबुल से मेवे, खजूर, दालचीनी, गलीचे, रेशमी कपड़े और ताजे फल ऊँटों पर लाद कर लाए जाते थे और उपमहाद्वीपीय तथा अन्य भागों में बेचे जाते थे। इनके अलावा गुलाम भी बिक्री के लिए लाए जाते थे। अवैध नगरों में शिल्प होता है, जो कारीगर होते हैं, जैसे चांदी का, कुम्हारों का, इनका सबका काम करने वाले। बीदर के शिल्पकार तांबे तथा चांदी में जड़ाई के काम के लिए इतने प्रसिद्ध थे कि इस शिल्प का नाम बीदरी पड़ गया। कहाँ के थे वो? बीदर के। तो पांचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय, जिसमें सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई शामिल थे, मंदिरों के निर्माण के लिए आवश्यक थे। इसके अलावा वे राजमहलों, बड़े बड़े भवनों, तालाबों और जलाशयों के निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इसी प्रकार सालियार या केको कोलार जैसे बुनकर भी समृद्धिशाली समुदाय बन गए थे और वे मंदिरों को भारी दान दक्षिणा दिया करते थे। वस्त्र निर्माण से संबंधित कुछ अन्य कार्य जैसे कपास को साफ करना, काटना और रंगना भी स्वतंत्र व्यवसाय बन गए थे, जिनके लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होती थी। शहरों के बदलते हुए भाग्य देखो, कई शताब्दियों के लंबे समय में अहमदाबाद जैसे कुछ नगर बड़े व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित हो गए, लेकिन तंजावुर जैसे कुछ अन्य नगर पहले की अपेक्षा विस्तार तथा महत्व की दृष्टि से सिकुड़ गए थे। इसी काल में पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा था। वह 1704 ईस्वी में बंगाल की राजधानी बन गया, लेकिन इसी शताब्दी के दौरान उसका सितारा डूब गया, क्योंकि वहाँ के बुनकर इंग्लैंड के मिलों से बनकर आए सस्ते कपड़े के साथ प्रतियोगिता में टिक न सके। एक किलेबंद नगर, एक पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेज ने 16वीं शताब्दी में हम्पी नगर का वर्णन किया। इस प्रकार किया था कि गोवा से आने वाले लोग जिस प्रवेश द्वार से गुजरते थे, उस द्वार के भीतर राजा ने एक अत्यंत सुदृढ़ प्राचीरबद्ध नगर बसा रखा था, जो दीवारों और बुर्जों से सुरक्षित थे। ये दीवारें उन नगरों की दीवारों जैसी नहीं थी, बल्कि बहुत मजबूती राजगिरी का ऐसा नमूना है जो अन्य भागों में बहुत कम देखने को मिलता है। इसके भीतर इसी रीति से बनाए गए भवनों की अत्यंत ही सुंदर कतारें हैं, जिनकी छतें सपाट और चपटी हैं। आपके विचार से यही नगर किलेबंदी है। अब बच्चों आगे पढ़ाएंगे, आप खुद इस लेसन को रीड करना और इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है।